Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter Landforms and Life. It is the third chapter of social science subject from the class 6. ये क्लास 6 के सोशल साइंस की बुक का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ. लैंडफॉर्म्स का मतलब हो गया बच्चों जमीन का आकार. ओके, जमीन का आकार किस तरीके का है और लाइफ यानी उस जमीन पे जो जीवन रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, तो उनका जीवन कैसा है. और तो लैंडफॉर्म्स जमीन किस किस रूप में है हमारे धरती पे और उस पे जीवन जो बसा हुआ है वो किस तरीके से उस पे जी रहे हैं. ओके बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है. आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. Okay, so in this video, we are going to read the chapter, we are going to study the chapter Land, Forms and Life. It is the third chapter from the class 6 social science book. तो चैप्टर स्टार्ट होता है एक कोटेशन से जो कि है फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कि इंसानों के बोझ से पूरी आजाद. मे द अर्थ विथ मेनी हाइट्स, हमारी धरती जो है जिसकी बहुत सारी ऊंचाइयां हैं, स्लोप्स, उन ऊंचाइयों से बहुत सारी ढलान है, एंड ग्रेट प्लेन्स, और धरती में बहुत सारे जो प्लेन्स हैं, बियरिंग प्लांट्स एंडोड विथ वेरिड पावर्स, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स है, पौधे हैं, और एंडोड यानी परिपूर्ण, पूरी तरीके से भरा हुआ उस तरीके से, जिसमें असंख्य ताकत है. वेरिड मतलब बहुत सारी, जिसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं. स्प्रेड आउट फॉर अस एंड शो अस हर क्रीचर्स, वो हम तक पहुंचे, मतलब कि वो हमारा नुकसान ना पहुंचे, वो हम तक पहुंचे और हमारे उसकी जितनी भी रिसोर्सेस हैं वो उस तक हम लोग भी पहुंच सकें. द अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड, अर्थ मेरी माँ है और हम उनके बच्चे हैं. सो इट इज रिटन इन अथर्ववेद भूमि सुक्त, हाइम ऑफ द अर्थ, ये अथर्ववेद में लिखा हुआ एक स्लोगन है. और बच्चों चैप्टर में कुछ बिग क्वेश्चंस हैं जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें हमें इसका आंसर मिलेगा कि व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स के आकार कौन कौन से हैं, एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर, और उनका जो है जीवन पे और फिर संस्कृति पे क्या असर पड़ा है. जमीन के आकार पे कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं प्लेन है, कहीं पे पठार रीजन है, कहीं पे बर्फ ज्यादा है, कहीं पे बहुत गर्म है. तो इस तरीके के अलग अलग जगहों पे उसको कहा जाएगा लैंडफॉर्म्स. और सेकंड क्वेश्चन जो इसमें हम लोग को पता चलेगा वो है कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म. वैसे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लाइफ से क्या है जो हम लोगों को लैंडफॉर्म में मिलेगा. व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है. चैलेंजेस, उस अलग अलग लैंडफॉर्म में रहने के चैलेंजेस क्या क्या है, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म, ये हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में. इंट्रोडक्शन. ह्यूमंस लाइक मोस्ट एनिमल्स लिव ऑन लैंड, इंसान बाकी जानवरों की तरह भी, अधिकतर जानवरों की तरह भी धरती पे रहते हैं. लैंड एज यू मे हैव नोटिस्ड, अगर तुमने ध्यान दिया होगा, हैज मेनी फॉर्म्स एंड फीचर्स, ठीक है. वैसे लैंड जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स और फीचर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग खासियत है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग खासियत है, जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में डिस्कस किया है, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है. तो नॉर्थ की ओर में बर्फ भी है, साउथ की ओर में भी बर्फ है, इक्वेटर की ओर में बहुत गर्म है. तो इस तरह की चीजें लैंड फॉर्म्स एंड मेनी फॉर्म्स एंड फीचर्स. इट्स अपीयरेंस चेंजेस अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, धरती जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने पे उसका आकार, व्यवहार सब बदलने लग जाता है. तो वो इसका इसका जो अपीयरेंस है तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक में बहुत बदलाव आ जाता है उसमें. सपोज दैट यू आर ट्रेवलिंग बाय रोड फ्रॉम द रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड. सपोज करो कि तुम बाय रोड से ट्रेवल कर रहे हो, झारखंड में छोटा नागपुर एक जगह है, वहां से छोटा नागपुर इन झारखंड, रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, और तुम उस छोटा नागपुर से स्टार्ट किए अपना सफर को और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज पहुंचे, एंड गो ऑन टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड, और कहां तक गए तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा तक. ऑन दिस वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप्स. अब पूरे रास्ते में, पूरे सफर में आपको अलग अलग तरीके की जमीन दिखेगी, ठीक है. आपने कहां से स्टार्ट किया, छोटा नागपुर से, ठीक है, प्लेटू रीजन है बच्चों, यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी पहाड़ियां दिखेंगी आपको. फिर प्रयागराज, ये एक प्लेन रीजन है जहां से नदी गुजरती है. नेक्स्ट इज उत्तराखंड अल्मोड़ा, ये पूरा पहाड़ी रीजन है. तो ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स से होते हुए हम लोग गुजरेंगे, दिखते हुए जाएंगे अगर इस रास्ते से जाएंगे तो. On the way, you will see very different landscapes. In fact, you will encounter three major landforms, which we will now explore. मेन मेजर लैंडफॉर्म्स हम लोग वो दिखेंगे, ओके, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड माउंटेन्स, तो हम लोग जो इसमें जानेंगे अभी. ओके बच्चों, तो लेट्स एक्सप्लोर, क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा इसको. आगे क्या इसमें कि अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ. लैंडफॉर्म हमारे अर्थ का एक फिजिकल फीचर है, ठीक है. फिजिकल फीचर मतलब उसे हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं,
महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए उसको फिजिकल फीचर कहा जा रहा है। लैंड फॉर्म्स टेक शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लैंड फॉर्म्स बनने में लाखों साल लगे हैं। एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ, और लैंड फॉर्म्स का जो है पर्यावरण पे और जीवन पे बहुत ही ज्यादा असर भी है, उनका एक लगाव भी है, सिग्निफिकेंट कनेक्शन, उनके साथ लगाव भी है। दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, लैंड फॉर्म्स को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। दीज आर द थ्री मेन कैटेगरीज इन विच लैंड फॉर्म्स कैन बी डिवाइडेड। These landforms have different climates, अलग अलग लैंडफॉर्म्स में अलग अलग क्लाइमेट है, एंड आर होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा का मतलब हो गया बच्चों पेड़ पौधे, जो तो हर लैंडफॉर्म में अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे हमें, एंड फौना जो भी लिविंग स्पीसीज है तो वो भी अलग अलग तरीके के हमें इन रीजन्स में देखने को मिल जाएंगे। ह्यूमंस हैव अडॉप्टेड टू ऑल लैंडफॉर्म्स, इंसान जो है हर लैंडफॉर्म में आपको इंसान मिल जाएंगे, माउंटेन्स में मिल जाएंगे, प्लेटूज में मिल जाएंगे एंड प्लेन्स में मिल जाएंगे। बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स वेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन जो अलग अलग जगहों पे जो भी अलग अलग जगह पे लोग रह रहे हैं तो वो भी अलग अलग डिपेंड करेगा कि कितने लोग वहां पे रह रहे हैं। नहीं जरूरी है कि सब जगह बराबर बटे हुए हों। Okay, तो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चों माउंटेन्स से। सबसे पहले माउंटेन्स से, तो माउंटेन्स आर लैंड फॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। माउंटेन्स जो है, पहाड़ जो है, वो जमीन का हिस्सा है जो कि अपने आसपास की जमीन से बहुत ही ऊंचाई पे है। They can be recognized by a broad base, steep slopes and a narrow summit. पहाड़ों को हम लोग पहचान सकते हैं उनके ब्रॉड बेस से, कि उनकी नीचे की जो सतह है, ठीक है, पहाड़ क्या ऊपर में चोटी बना होता है, नीचे में, तो ये इसका जो बात किया जा रहा है ये चीज ब्रॉड बेस, तो पहाड़ों को हम लोग पहचान सकते हैं ब्रॉड बेस से। स्टीप स्लोप्स, ढलानदार खड़ी खड़ी ढलाने हैं एकदम इस तरीके से ढलान, एंड अ नैरो समिट, समिट करने का मतलब कि पहाड़ों के समूह को, ठीक है, ऊपर में जो दिखता है टॉप में, तो उसे हम लोग कहते हैं समिट, पहाड़ों के समूह को। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, अब उनके हाइट पे डिपेंड करते हुए कुछ माउंटेन्स हैं जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। एट लोअर एल्टीट्यूड्स द स्नो मेल्ट्स एवरी समर एंड टर्न्स इनटू वाटर। तो क्या कहा जा रहा है कि एट लोअर एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या बच्चों, ऊंचाई, तो ये जैसे ये पहाड़ है तो इसकी ऊंचाई हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, एक ये इसकी ऊंचाई यहाँ पे धरती से, इसको कहेंगे हम लोग एल्टीट्यूड। तो ये जो एट लोवेस्ट एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम होते जाता है, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम होते जाता है तो स्नो जो है वो गलता है गर्मी में और वो बन जाता है पानी। ओके, आप देख सकते हैं कि टॉप में क्या है इसमें, कि स्नो है यहाँ पे, स्नो है यहाँ पे, और जैसे जैसे हाइट कमाते जाता है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब गर्म होने की वजह से सब पानी बनकर नदी बनकर निकल गया, ये इमेज में शो किए हुए इनटू वाटर दैट फीड्स रिवर्स, और ये पानी जो है फिर बाद में नदियों में आकर के मिल जाते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड्स, ज्यादा ऊंचाई पे, द स्नो में नेवर मेल्ट, ज्यादा ऊंचाई पे स्नो जो है, बर्फ जो है वो कभी गले ही नहीं शायद। लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड, और इसकी वजह से क्या है कि वहां के पहाड़ जो है वो हमेशा बर्फ से ढके हुए रहेंगे, परमानेंटली वो बर्फ से ढके हुए रहेंगे। अदर हाईलैंड्स विद अ लोअर हाइट, लेस स्टीप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स, कुछ छोटे हाईलैंड्स हैं जिनमें जिनका ऊंचाई कम है, उसमें स्टीप स्लोप्स है लेकिन वो भी कम है, और राउंडेड टॉप्स है तो उन्हें हम लोग कहते हैं हिल्स, ठीक है, माउंटेन्स, उसके उससे छोटे जो हाईलैंड्स हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हिल्स। Now think about it. What is snow? Snow किसे कहेंगे हम लोग? Unless you live in Himalayan regions such as Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, you may never have seen a snow. जब तक तुम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हो तो तुमने बर्फ को देखा ही होगा बच्चों। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल, ठीक है, और बाकी भारत में जो है अधिकतर जो पानी गिरता है आसमान से वो या तो बारिश के बूंदों के रूप में या फिर बर्फ के गोलों के रूप में, आपने बर्फ भी बरसते हुए देखा होगा बरसात के मौसम में, तो ये तो प्रेसिपिटेशन कि जो वेपर्स वाटर फॉर्म में बदल करके गिरते हैं धरती पे तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो वेस्ट इंडिया में पहाड़ी रीजन में तो क्या है वहां पे बर्फबारी भी देखने को मिल जाती है, लेकिन बाकी रीजन में या तो रेन से गिरते हैं या तो हेल से गिरते हैं, बड़े बड़े बर्फ के पत्थर गिरते हैं। बट एट हायर एल्टीट्यूड्स इफ इट इज कोल्ड इनफ स्नो विल फॉल, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पे अगर ज्यादा ठंडा है तो वहां पे ठंडा भी रहेगा और बर्फ भी गिरेगा। कवरिंग द लैंडस्केप इन अ सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल व्हाइट ब्लैंकेट, और ऐसा लगेगा जैसे वो पूरा क्षेत्र, पूरा रीजन जो है वो ब्लैंकेट, सफेद सफेद कंबल से ढका हुआ है। तो यहाँ कुछ इमेजेस बने हुए बच्चों माउंटेन्स के, तो इस इमेज में क्या माउंट एवरेस्ट दिखाया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे, फिर माउंट एकोनकेगुआ, इट इज द सेकंड इमेज, माउंट एकोनकेगुआ, फिर माउंट किलिमंजारो, फिर माउंट ब्लांक, फिर माउंट कंचनजंगा एंड माउंट अनामुडी। These are the mountains which has been shown, 6 mountains which has been shown in this image. Okay, तो आगे क्या है चैप्टर में कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस, दुनिया के अधिकतर अधिक अधिक सारे जो पहाड़ हैं वो माउंटेन रेंज में बटे हुए हैं, उसमें ग्रुप्ड है, उसमें बंधे हुए हैं।
सच एज द हिमालयाज इन एशिया, जैसे कि एशिया में हिमालय के माउंटेन्स है। द एल्प्स इन यूरोप, यूरोप में एल्प्स के माउंटेन्स है। द एंडीज इन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में जो एंडीज है। सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, और ये रेंजेस जो है कहीं कहीं हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये रेंजेस का बात किया जाए, जो माउंटेन्स का समिट है, तो रेंजेस जो हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। जैसे हिमालय, एशिया में हिमालय हो गया, यूरोप में एल्प्स हो गया, एंडीज हो गया साउथ अमेरिका में। तो इस तरीके के जो पहाड़ है सब हजारों हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ओके बच्चों, तो ये तीन पहले पहाड़ों के नाम याद कर लीजिएगा कि हिमालय एशिया में, एल्प्स यूरोप में, और एंडीज साउथ अमेरिका में। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है कई जगह। नेक्स्ट फिगर 3.2 shows pictures of 6 mountains of the world। अभी हम लोगों ने ऊपर में जो 6 माउंटेन्स के नेम्स पढ़े, तो वो 6 माउंटेन्स के नाम दिए हुए थे। फिगर 3.3 brings them together to give a visual impression of their relative heights from top to bottom। इस इमेज में क्या है, उन सारे पहाड़ों को एक साथ जोड़ दिया गया है। हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट, उसके बाद माउंट, ये है इट इज माउंट एकेनगुआ, फिर माउंट किलिमंजारो। तो इस तरीके से सबको हाइट के अनुसार यहाँ पे लगा दिया गया बच्चों। Mount Everest between Tibet and China and Kanchenjunga between Nepal and the Indian state of Kashmir are the two highest peaks of the Himalayan range। हिमालयन रेंज में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकोनकेगुआ साउथ अमेरिका में है, ये इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका के एंडीज के जो पहाड़ी के रेंजेस हैं, एंडीज रेंज जो है, तो उसमें माउंट एकोनकेगुआ जो है ये हाईएस्ट पीक है। माउंट किलिमंजारो इन ईस्टर्न अफ्रीका इज एन आइसोलेटेड माउंटेन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज। ईस्टर्न अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो पहाड़ है वो बहुत ही अलग है। ठीक है, उसमें कोई भी वो किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है, मतलब उसमें अलग अलग पहाड़ नहीं बने हुए हैं। वो बहुत ही सिंपल सा बस एक पहाड़ है, उस तरीके से वो सिंपल सा पहाड़ है। माउंट ब्लैंक इन वेस्टर्न यूरोप इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एल्प्स। और वेस्टर्न यूरोप में माउंट ब्लैंक जो है वो सबसे बड़ा पहाड़ है एल्प्स के पहाड़ों में। एनामुडी इन केरला ऑल्सो नोन एज एनाई पीक। एनामुडी, केरला में एनामुडी जो है, तो वो वहां का एनाई पीक का जो वो भी हाईएस्ट है, इज द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया, और ये साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है एनामुडी। और वो जो फर्दर माउंटेन्स विथ टॉल एंड शार्प पीक्स, जो पहाड़ों के ऊंचे और शार्प पीक्स हैं, लाइक द हिमालय, जैसे हिमालय, एंड आर रिलेटिवली यंग, वो यंग है अभी। which means that they were formed recently in the earth's history। इसका मतलब क्या है कि वो धरती के इतिहास में, धरती बने हुए लाखों साल हो गए हैं, लेकिन उसी इतिहास में ये पहाड़ जो है वो बहुत बच्चे हैं, अभी बहुत नए हैं। बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स, लेकिन फिर भी वो, जैसे वो अगर करोड़ों साल पहले धरती बने हुए करोड़ों साल हो गया, तो ये पहाड़ भी लाखों साल के समय में ही बने हैं। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल्स लाइक द अरावली रेंज। ठीक है, छोटे और ज्यादा गोल वाले माउंटेन्स जो है, जैसे अरावली रेंज है, आर मच ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन। वो बहुत ही पुराने पहाड़ है, हिमालय से भी पुराने पहाड़ है। ऐसा माना जाता है बच्चों कि वो हिमालय से भी पुराने पहाड़ है अरावली रेंज। और वो जो उनका टॉप जो है, ठीक है, जैसे माउंटेन पीक जो होता है, तो वो राउंडेड है, ज्यादा राउंडेड है, जो कि इरोजन की वजह से, हवा की इरोजन की वजह से वो सब कंप्लीट खत्म हो चुके हैं। Sometimes, as with the Himalayas, upliftment as well as erosion continued to this day। ठीक है, तो जैसे हिमालयस के साथ अभी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है और इरोजन भी हो रहा है। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि ऊंचाई भी बढ़ रही है, और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि उसकी ऊंचाई घट भी रही है। तो वो गया कि अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन दोनों होते रहता है। यू विल लर्न मोर इन साइंस अबाउट सच प्रोसेसेस एंड देयर कॉजेज। विज्ञान के साइंस में इसको पढ़ना रहेगा, वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा बच्चों। लेट अस जस्ट से हियर दैट सम माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग इन हाइट। तो हिमालयाज के कुछ पहाड़ हैं जो अब, जिनकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट इज माउंटेन इन्वायरमेंट। पहाड़ों का पर्यावरण कैसा है, वहां का वातावरण कैसा है, माउंटेन इन्वायरमेंट। तो माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विथ अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो पहाड़ों की जो स्लोप्स हैं वो कभी कभी जो है जंगलों से भी घिरे हुए थे, और कभी कभी नहीं, अधिकतर पहाड़ों के जो क्षेत्र हैं, जो ढलाने हैं, वो अधिकतर जंगलों से घिरे हुए हैं, जिसे हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। ओके, माउंटेन फॉरेस्ट where conifer trees such as pines, firs, spruce and देवदार are common। और इन ढलानों पे, पहाड़ों के इन ढलानों पे कॉनिफेरस ट्रीज, जिनके चोटीदार पॉइंटेड, ठीक है, टॉप में जाकर के वे पेड़ जो टॉप में जाकर के पॉइंटेड हो जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं, जैसे पाइन्स हो गए, फर्स हो गए, स्प्रूस हो गए और देवदार हो गए। These conifer trees grow tall and cone shaped। ये conifer trees जो है वो बहुत लंबे भी होते हैं और cone shaped के होते हैं, लाइक क्रिसमस ट्री जैसे आप देखते हैं, तो उस तरह के cone shaped के, with thin pointed leaves। और इनके पत्ते जो है बहुत पतले भी होते हैं और pointed leaves भी होते हैं।
एट हायर एल्टीट्यूड, ज्यादा ऊंचाई पे, द ट्रीज गेव वे टू ग्रासेस, वहां पे पहाड़ों पे घासें भी दिखती हैं, मोजेस एंड लाइकेन। अब मोजेस क्या होगा बच्चों, वो जिनका कोई जड़ नहीं है, और स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स और ट्रू रूट्स। ओके, ट्रू रूट्स कहने का मतलब उनका कोई फिक्स रूट नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फैल जाते हैं मोजेस, ऐसे प्लांट्स हैं ये, इनमें फूल भी नहीं लगते हैं लेकिन फैलते बहुत तेजी से हैं ये मोजेस। एंड लाइकेंस, अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग टू रॉक्स। लाइकेंस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पहाड़ों पे पत्थरों पे चिपक जाते हैं। सो हेयर आर टू वर्सेस फ्रॉम अ लॉन्ग पोएम ऑफ कालिदास। ये दो कहानी कालिदास के द्वारा लिखी गई कविता के दो लाइन है इसमें, जिनका जो कि लगभग 1500 साल पहले थे। सो द पोएम कुमार संभवम। ओके, और ये कविता, जिस कविता का लाइन है ये, उस कविता का नाम है कुमार संभवम। तो इसको आप रीड कीजिएगा बच्चों, किसी तरह कोई दिक्कत आता है तो वो पूछेगा कमेंट बॉक्स में, तो इसको अलग से वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और यहाँ कुछ जानवरों के इमेज दिए हुए, जैसे पेरिग्रिन फैल्कन, हिमालयन ताहर, ओके, ये सब खच्चर हैं। माउंटेन हेयर, पहाड़ों में पाए जाने वाले खरगोश, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लिंक्स, याक। याक ये भी पहाड़ों में पाए जाने वाला जानवर है जिनसे सब सामान ढुआते हैं बच्चों। एंड फिर इबिक्स, ठीक है, इसके सींग होते हैं, बहुत ही सुंदर सा सींग है। फिर ग्रे फॉक्स, फिर लेपर्ड एंड ब्लैक बियर। सो दीज आर फ्यू माउंटेन एनिमल्स जो हमें सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिलते हैं। Deep forests, flowing rivers, lakes, grasslands and caves in the mountains are home to diverse fauna. घने जंगल, बहती नदियां, छोटी छोटी झील, ग्रासलैंड्स, वहां पहाड़ों में भी हरे भरे घास वाले क्षेत्र होते हैं, और गुफाएं होते हैं जो कि बहुत सारे जानवरों का घर भी है। फॉर इंस्टांस द गोल्डन ईगल, द पेरिग्रिन फैल्कन, द कैनेडियन लिंक्स, द स्नो लेपर्ड, द इबिक्स, द हिमालयन ताहर, द माउंटेन हेयर, द याक, द ग्रे फॉक्स एंड द ब्लैक बेयर। ये कुछ नाम है पहाड़ों में पाए जाने वाले जानवरों के। तो फर्दर डोंट मिस आउट, गंगा इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज। गंगा जो है हिमालय में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर है इसकी लंबाई। दिस रिवर हैज न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज। इस नदी में, गंगा नदी में बहुत सारी और छोटी छोटी नदियां आकर के जुड़ती हैं। सम ऑफ देम लाइक द यमुना एंड द घाघरा, कुछ नदियां जैसे यमुना और घाघरा ऑल्सो ओरिजिनेट इन द हिमालयाज, तो वो भी हिमालयाज में मिलते हैं। Others, like the son of Son, originate from the Vindhya range to the south of the Ganga plain. और कुछ है विंध्यास की तरह जो कि गंगा प्लेन में आकर के मिल जाते हैं। और जो टेरेस फार्मिंग इन नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों में टेरेस फार्मिंग है कि सीढ़ी नुमा आकार दे दिया जाता है खेती करने के लिए पहाड़ों पे। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, माउंटेन्स एंड एनवायरमेंट, कि पहाड़ और वहां के पर्यावरण। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, मतलब माउंटेन्स तो शुरुआत हुआ था, लेकिन अभी जो टॉपिक हम लोगों ने देखा वो था माउंटेन्स एंड एनवायरनमेंट। दैट इज कहीं लॉस्ट इट, पीडीएफ है बच्चों इसलिए अटकता बहुत है ये है, इट इज माउंटेन एनवायरनमेंट। नाउ वी विल रीड लाइफ इन माउंटेन्स। ओके, नाउ वी विल रीड लाइफ इन माउंटेन्स, कि पहाड़ों में जीवन कैसा है। तो द माउंटेन टेरेन इज यूजुअली रग्ड और रफ। पहाड़ों की जो जगह है वो अधिकतर रफ है, मतलब कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं ज्यादा पत्थर है, और पत्थर तो बहुत जगह है माउंटेन्स के जो क्षेत्र है। एंड हैज स्टीप स्लोप्स, और वहां पे ढलान भी बहुत सारे हैं। दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड इन सम वैलीज, यानी इसका मतलब है कि वहां पे खेती बाड़ी जो है कहीं कहीं पे ही किया जा सकता है। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप। अब कल्टीवेशन खेतीबाड़ी की जाती है तो वहां का ऊपर का रीजन जो है, पहाड़ों के रीजन को भी काट करके ढलान बनाया जाता है, सीढ़ीनुमा आकार दिया जाता है, जाके वहां पे खेती किया जा सके। दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। इस तरीके के फार्मिंग को हम लोग कहते हैं टेरेस फार्मिंग। इन मेनी माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों में हर्डिंग इज द प्रीफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर। तो दुनिया भर के बहुत सारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें जानवर को पाल के रखना, जानवर को पालना और उसको ऑक्यूपेशन बनाना जो है वो एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में ज्यादा प्रैक्टिस में लाया जाता है पहाड़ों में। टूरिज्म इज ऑफन एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। टूरिज्म जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट है पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए। द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड सिनिक ब्यूटी अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट। ठीक है, क्रिस्प माउंटेन एयर यानी पहाड़ों की ताजी हवा और सिनिक ब्यूटी, वहां की जो सुंदर दृश्य जो सब है, वो बहुत सारे टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है पहाड़ों के क्षेत्र। Some tourists also go to the mountains for sports such as skiing,
हाइकिंग, माउंटेनियरिंग एंड पैराग्लाइडिंग। कुछ पर्यावरण करो में कुछ टूरिस्ट जो है, जो यात्री जो है, वो जाते हैं पहाड़ों पे खेलने के लिए, जैसे स्कीइंग हो गया, हाइकिंग हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया एंड पैराग्लाइडिंग हो गया। फॉर मेनी सेंचुरीज, सैकड़ों साल पहले से, people have also traveled to these uplands for pilgrimages to holy sites। बहुत सालों से ही, सैकड़ों सालों से ही लोग जो है ऐसी जगहों पे घूमने गए हैं, ऊंची ऊंचाइयों पे, वहां के होली साइट्स को, जो पवित्र स्थल हैं, तो उनके लिए ये लोग यात्री बन के गए हैं। ठीक है, पिलग्रीमेज यानी वैसे लोग जो कि पवित्र जगहों पे जाकर के घूमते हैं, तो वो लोग वहां पे जाकर के घूमे हैं वो लोग। तो ये सैकड़ों सालों से लोग जाते भी रहे हैं वैसी जगहों पे। जैसे एक अमरनाथ गुफा है, फिर वैष्णो देवी हो गया, ये सब भी पहाड़ों में स्थित है, तो उस तरीके की जगह पे जाते रहे लोग। बट एन एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ विजिटर्स कैन ऑल्सो पुट द फ्रेजाइल माउंटेन एनवायरमेंट अंडर प्रेशर। लेकिन अधिकतर यात्री अगर पहुंच जाएंगे तो उसकी वजह से माउंटेन्स भी है वो भी प्रेशर में आ जाएगा, पहाड़ों पे भी दबाव बढ़ेगा। इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट बैलेंस। इसीलिए सही बैलेंस जो खोजना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि पहाड़ों पे टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराना है, वहां का सब चीज मैनेजमेंट भी मेंटेन रखना है पहाड़ों के क्षेत्र को। देयरफॉर इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट बैलेंस। नेक्स्ट इज डोंट मिस आउट। बच्चों, यहाँ दो नाम दिया हुआ है, बछेंद्री पाल एंड अरुणिमा सिन्हा। तो बछेंद्री पाल थी भारत की पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली थी 1984 में, और अरुणिमा सिन्हा फर्स्ट डिसेबल्ड वुमन थी जो कि 2013 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। ओके बच्चों, तो इसको रीड कीजिएगा, किस तरह कोई दिक्कत आता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कुछ फ्लैश फ्लड्स, दीज आर द डिजास्टर्स रिलेटेड टू हिली एरियाज। ये कुछ डिजास्टर्स है, आपदा है, जैसे फ्लैश फ्लड, पहाड़ों में अचानक से बाढ़ आ जाना, बादल फटने की वजह से या फिर किसी नदी का बहाव कट जाने की वजह से। लैंडस्लाइड, जमीन का भी टूट टूट के गिरना, ठीक है, लैंडस्लाइड। फर्दर अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, अगर यात्री कुछ ज्यादा भर जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो बहुत सारा चीज असर करता है। एवेलेंच, बर्फ का तूफान उठना, ठीक है, एवेलेंच यानी बर्फ का तूफान उठना। हेवी स्नोफॉल, बहुत ज्यादा बर्फबारी भी हो जाना। क्लाउड बर्स्ट, अचानक से बादल का फट जाना। फिर कोल्ड वेदर, कभी कभी इतना ज्यादा ठंडा हो जाना कि वहां के लोगों को भी बर्दाश्त ना हो सके। तो ये सब कुछ डिजास्टर्स है पहाड़ों पे होने वाले। फर्दर, डोंट मिस आउट। मेनी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर माउंटेन्स टू बी सेक्रेड प्लेसेस। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज यानी पारंपरिक कम्युनिटीज हैं, जो कि पहाड़ों को एक पवित्र जगह मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट को, जो कि हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया में, इसको तिब्बतन्स बुलाते हैं चोमू लुंगमा। ओके, चोमू लुंगमा, माउंट एवरेस्ट को चोमू लुंगमा बोलते हैं, जिसका मतलब है कि मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की माँ। एंड वर्शिप द माउंटेन एज सच। एंड नेपाली कॉल इट सागर माथा, और नेपाली जो है वो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं, जिसका मतलब कि गॉडेस ऑफ द स्काई, यानी अंतरिक्ष की, आसमान की देवी। सिमिलरली माउंट कैलाश इन तिब्बत इज हेल्ड सेक्रेड बाय फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म। वैसे ही हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बौद्ध, तो जैसे ये माउंट कैलाश है तिब्बत में, पहाड़ी है माउंट कैलाश का, तो वो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म और बौद्ध के लिए जो है बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है। ओके बच्चों, तो अभी हम लोगों ने जाना सिर्फ पहाड़ों के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, एंड माउंटेन्स का वहाँ का एनवायरमेंट के बारे में, फिर लाइफ इन माउंटेन्स के बारे में, एंड डिजास्टर्स दैट अकर्स इन माउंटेनियस रीजन्स के बारे में। अब हम लोग जानेंगे प्लेट्यूज के बारे में। ठीक है, प्लेट्यूज यानी छोटी छोटी पहाड़ियां। माउंटेन्स, और माउंटेन्स उससे छोटी थोड़ी हो गई तो हिल राउंडेड रहेंगे। अब प्लेट्यूज ये छोटी छोटी हैं। A plateau is a landform that rise up from the surrounding land and has a more or less flat surface. प्लेट्यू आसपास की जमीन से तो उठ चुकी है थोड़ी बहुत, लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या हुआ है, अधिकतर जमीन वहां पे फ्लैट है। सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स। उसके कुछ साइड्स जो है वो बहुत ही स्टीप्स है, किनारे किनारे जो है वो कुछ ज्यादा ही ढलानदार है कहीं कहीं पे। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज कैन बी यंग और ओल्ड इन टर्म्स ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री। पहाड़ों की तरह ही प्लेट्यूज जो है वो यंग यानी नए भी हो सकते हैं और पुराने भी हो सकते हैं, धरती के इतिहास की तरह। Two examples of plateaus are the Tibetan plateau. The example of the Tibetan plateau, the largest and highest plateau in the world. It is the largest and the highest plateau in the world. And the Deccan plateau. ये दो एग्जांपल हो गए, तिब्बतन प्लेटू एंड द डेक्कन प्लेटू। द हाइट ऑफ प्लेटूज कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। किसी भी प्लेटू का जो हाइट है वो 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर्स तक का वेरी कर सकता है। ओके बच्चों, तो डोंट मिस आउट में तिब्बतन प्लेटू एज एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर। तिब्बतन प्लेटू का जो एवरेज एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो 4500 मीटर है, which explains why it has been nicknamed as the roof of the world। इसलिए तिब्बतन प्लेटू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
From east to west, it is nearly 2500 किलोमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी। ईस्ट से वेस्ट तक अगर देखा जाए तो इसकी जो दूरी है वो टोटल 2500 किलोमीटर की है, जो कि चंडीगढ़ से कन्याकुमारी की इतनी दूरी की है। The Deccan Plateau of Central and South India is one of the oldest plateaus in the world. सेंट्रल और साउथ इंडिया के पार्ट है ये डेक्कन प्लेट्यू, तो ये दुनिया के सबसे पुराने प्लेट्यूज में से है। फॉर्म थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो लाखों साल पहले वोल्केनो फटने की वजह से, वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से ये डेक्कन प्लेट्यू बना और अपने भारत देश का हिस्सा है ये। फर्दर, लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। पहाड़ों की तरह ही प्लेट्यूज भी जो है उनमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है मिनरल डिपॉजिट से प्लेट्यूज। They have been called storehouses of minerals. Plateaus को storehouse of minerals भी कहते हैं। As a result, mining is a major activity on plateaus. Result के तौर पे mining जो है वो एक major activity है plateaus में, where many of the world's largest mines are found. जहाँ पे दुनिया के बहुत सारे mines पाए जाते हैं। For example, the East African Plateau is famous for gold and diamond mining. ये अफ्रीका का प्लेटू है जो कि फेमस है गोल्ड, सोना और हीरे के लिए। In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेटू। भारत में छोटा नागपुर प्लेटू में जो है बहुत ही ज्यादा पाए जाने वाले आयरन, कोल और मैंगनीज है जो पाए जाते हैं। The plateau environment is very diverse across the world. प्लेटू का जो environment है वो पूरी दुनिया भर में बहुत ही अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का है। Many plateaus have a rocky soil. कहीं के प्लेटूज जो है जिनका मिट्टी जो है वो पथरीला है, which makes them less fertile than plains, जिनकी वजह से वो प्लेटूज जो है वो लेस फर्टाइल है प्लेन्स के कंपैरिजन में, एंड देयरफॉर लेस फेवरेबल टू फार्मिंग, और इसलिए उन प्लेटूज पे खेती नहीं की जा सकती है, वो सब लेस फेवरेबल है। एन एक्सेप्शन इज दैट ऑफ लावा प्लेटूज दैट इज फॉर्म थ्रू द वोल्केनिक एक्टिविटी, और ये एक लावा प्लेटू से बहुत ही अलग होता है क्योंकि लावा प्लेटूज जो है वो वोल्केनिक एरप्शन की वजह से जो लावा निकला है उससे बने होते हैं। As they often have a rich black soil, और लावा प्लेटू की खासियत होती है कि उनमें रिच ब्लैक सॉइल्स, वो ब्लैक सॉइल्स की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो वो उसको बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बनाता है। प्लेट्यूज कैन ऑल्सो होम टू मेनी स्पेक्टेक्युलर वाटरफॉल्स, प्लेट्यूज में हमें छोटी छोटी झरने भी देखने को मिल जाते हैं, वाटरफॉल्स। द विक्टोरिया फॉल्स ऑन द जाम्बेजी रिवर इन सदर्न अफ्रीका, ठीक है, सदर्न अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल्स है जाम्बेजी नदी पे। The Hundru Falls on the Subranarekha River in the छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू जो कि झारखंड में है, तो उसमें सुब्रनरेखा रिवर जो है उसमें हुंद्रू फॉल्स है, तो वो भारत में हो गया। एंड द जॉग फॉल्स ऑन द श्रावती रिवर इन द वेस्टर्न घाट्स आर सच फ्यू वाटरफॉल्स, एंड जॉग फॉल्स है शरावती नदी पे जो कि वेस्टर्न घाट्स में है। The Nohkalikai Falls drop down 340 meters from the Cherrapunji Plateau in Meghalaya. मेघालय में जो चेरापूंजी प्लेट्यू है तो वहां से एक फॉल गिरता है, दैट इज नोहकालिकाई फॉल्स, जो कि 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। फर्दर प्लेन्स, ओके बच्चों, तब हम लोगों ने क्या जाना प्लेट्यूज के बारे में। तो प्लेट्यूज में ये इसका एनवायरनमेंट हो गया यहाँ पे कि इट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, रॉकी सॉइल पाए जाते हैं, लेस फर्टाइल है, नॉट फेवरेबल फॉर फार्मिंग है। लावा प्लेट्यूज जो वो एक्सेप्शन है जो कि थोड़ा फर्टाइल भी होता है। फर्दर इसमें जो है मेनी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स भी पाए जाते हैं, कुछ वाटरफॉल्स है जैसे विक्टोरिया फॉल्स, हुंद्रू फॉल्स, जॉग फॉल्स, नोहकालिकाई। ओके ऑलराइट, दैट्स ऑल। अब हम लोग जानेंगे प्लेन्स के बारे में। ओके, प्लेन्स यानी वो जगह जहां पे हम लोग रह रहे हैं, पहाड़ों पे भी रहते हैं, प्लेटूज पे भी रहते हैं, लेकिन अधिकतर पॉपुलेशन जो है वो प्लेन्स पे सेटल्ड है। सो प्लेन्स आर लैंड फॉर्म्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अंडुलेटिंग सरफेस। प्लेन्स जो है वो जमीन का वो हिस्सा है, वो लैंड फॉर्म्स है जिनका अधिकतर एक्सटेंसिव फ्लैट है, जो बहुत ज्यादा दूर तक फैले हुए हैं लेकिन सब फ्लैट है, ऊंचा और नीचा, पथरीला कम, इस तरीके से है। They do not have any large hills or deep valleys. इनमें कोई बड़ी बड़ी छोटी छोटी पहाड़ियां नहीं है, बड़ी पहाड़ियां नहीं है, और ना ही गहरी गहरी खाइयां हैं। They are generally not more than 300 meters above sea level. और प्लेन्स जो है समुद्र तल से इनकी ऊंचाई अधिकतर 300 मीटर से ज्यादा नहीं है। Further, flood plains are one type of plains formed by the rivers originating in mountain regions. फ्लड प्लेन्स एक तरीके का प्लेन्स है जो कि पहाड़ों से जो नदी निकलती हैं तो उसके आसपास जो बन रही हैं प्लेन्स, उसे फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। वेयर दे कलेक्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट कॉल्ड सेडिमेंट्स, जहां पे वो आकर के नदियां पहाड़ से उतरती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे चट्टान भी लाते हैं, मिट्टी भी लाते हैं और कीचड़ भी लाते हैं, तो जिन्हें वो जहां पे नदी उतरती है तो उसको फ्लड प्लेन्स, वहां पे मिट्टी ला करके जमा कर देती हैं। These sediments
आर कैरिड ऑल द वे टू द प्लेन्स, और ये जो पहाड़ी वहां मिट्टी ला करके जमा कर रही है नदियां, तो ये सब पूरे के पूरे प्लेन्स में आते भी चल जाते हैं, क्योंकि नदी बहती जा रही है, नदी को कोई रोक सकता नहीं है, वो सीधे आकर के समुद्र में मिल रहा है, तो वो अपने साथ उन मिट्टियों को भी लेते आते हैं। वेयर द रिवर्स डिपॉजिट देम मेकिंग दिस सॉइल वेरी फर्टाइल, और इनकी वजह से वहां की मिट्टियां जो है वो बहुत ही उपजाऊ भी हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट दीज प्लेन्स आर आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड्स, इसलिए ये जो प्लेन्स हैं ये हर तरीके के फसल उगाने के लिए बहुत ही सुटेबल है, आइडियल है। एंड एग्रीकल्चर इज अ मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन दिस लैंड फॉर्म, और इस प्लेन एरिया में जो है एग्रीकल्चर जो है एक बहुत ही मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन है। लोग खेती बाड़ी अधिकतर प्लेन एरिया में ज्यादा करते हैं, उसको मेजर ऑक्यूपेशन का रूप लेकर के। प्लेन्स ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, माउंटेन्स में आपने देखा कि कैसे कौन कितने सारे जानवर वहां पे रह रहे हैं, कितने सारे बर्ड्स भी रह रहे हैं, तो इस तरीके से फ्लोरा और फाउना जो है प्लेन्स में ही पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्लेट्यू रिवर एंड माउंटेन रेंज, इसमें नाम लिखा हुआ है, बच्चों उसको पढ़िए, किसी तरह कोई दिक्कत आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसको भी क्लियर किया जाएगा। नाउ लाइफ इन द प्लेन्स, अब जीवन कैसा है प्लेन्स में, यहाँ के लोग जो रह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कैसे रहते हैं। Thousands of years ago, हजारों साल पहले, the first civilization developed around rivers in fertile plains. पहली सभ्यता जो बसी, यानी लोग जहां पे अधिक मात्रा में बसे, तो वो उपजाऊ प्लेन्स में, जहां पे फसल उपजाना आसान था। इन आवर टाइम्स टू अ लार्ज पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन्स, और हमारे समय में भी अभी भी बहुत सारा अधिकतर आबादी जो है वो प्लेन्स में ही रह रहा है। About 40 crore people, more than one fourth of the total Indian population, live in India's Ganga plain. Okay, अपने देश की जो पूरी आबादी है लगभग 40 करोड़, उसमें से 40 करोड़ लोग जो हैं वो भारत के गंगा प्लेन के किनारे रह रही हैं। 40 करोड़ की आबादी, ठीक है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये सब रीजन जो है कितना पॉपुलेटेड एरिया भी है, तो ये कहा जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ की आबादी जो है वो गंगा प्लेन के पास रह रही है। ऑफन कॉल्ड द गैंगेटिक प्लेन, एज विथ मेनी अदर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो okay, as with many other plains of the world, the major occupations of the people in this region include river fishing and agriculture. तो जैसे बाकी दुनिया के क्षेत्र में भी प्लेन्स में लोग रह रहे हैं, तो वैसे ही अपने देश के जो प्लेन्स में भी रहने वाले लोग हैं, तो इनके लिए भी अधिकतर जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो या तो फिशिंग है, या तो एग्रीकल्चर है, या तो वो मछली पकड़ के बेचते हैं, या तो वहां पे नदी के किनारे में वो लोग खेती बाड़ी करते हैं। फूड क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, बार्ली एंड मिलेट्स आर ग्रोन, ठीक है। राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, ये सब फूड क्रॉप्स हैं जो कि यहाँ पे उगाए जाते हैं। फाइबर क्रॉप्स सच एज कॉटन, जूट एंड हेम्प आर आल्सो ग्रोन इन द गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। तो ये फाइबर क्रॉप्स हो गए, कॉटन, जूट एंड हेम्प, भूसा का कॉटन, कपास, ये सब, जूट, भूसा, जूट रस्सी वस्सी बनाने का काम जो आता है, तो ये सब चीजें गैंगेटिक प्लेन में इन सबको उगाए जाते हैं, उपजाए जाते हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज बीन मोस्टली रेनफेड, दैट इज वाटर्ड थ्रू रेनफॉल। पहले के केस में क्या होता था कि अधिकतर जो भी खेती बाड़ी हुआ करती थी तो बारिश के पानी पे रहा करता था, कि बारिश अगर नहीं होगी तो खेती भी खराब। तो उसी तरीके से इन द रिसेंट डिकेड्स हाउएवर एग्रीकल्चर हैज टर्न्ड टू इरिगेशन, तो अभी के समय में लोग सिंचाई, बोरिंग करा के रखते हैं, खेतों में पानी की व्यवस्था, बारिश नहीं भी हुई तो लोग पानी चला करके अपने अनाजों को उपजा सकते हैं। विथ वाटर ब्रॉट टू द फील्ड्स थ्रू नेटवर्क्स ऑफ कैनाल्स और पम्प्ड फ्रॉम ग्राउंड वाटर। पहले रेन वाटर था और अब कैनाल्स हो गए हैं, या तो ग्राउंड वाटर हो गए हैं। वही कहा जा रहा है कि वाटर ब्रॉट टू द फील्ड्स, या तो खेतों तक पानी लाया जाता था, कैनाल लाया जाता है अभी के समय में कैनाल्स की मदद से, या तो पंप कर लिया जाता है ग्राउंड वाटर। वाइल इरिगेशन हैज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जहां पे सिंचाई ने खेती बाड़ी के प्रोडक्शन को बढ़ाया है, इट हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो इसकी वजह से लेकिन धरती की पानी में भी कमी आया है। दिस प्रेजेंट्स अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन, जिसकी वजह से आगे अगर उस क्षेत्र में खेती बाड़ी की जाए तो उसके लिए एक चैलेंज भी पैदा कर देता है कि पानी की मात्रा भी तो कम होती जा रही है और आगे की फसलों को भी पानी चाहिए रहेगा। सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द गंगा प्लेन्स इंक्लूड हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन, और गंगा प्लेन्स में होने वाले कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या कहोगे, तो यहाँ की बढ़ती आबादी और पॉल्यूशन यानी प्रदूषण भी। Whether in mountain ranges or plains, rivers around the world have carried immense cultural value. ठीक है, अब ये पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर प्लेन का क्षेत्र हो, नदियां जो है पूरी दुनिया भर में इनके पास आसपास बहुत सारे कल्चरल यानी सांस्कृतिक वैल्यू, बहुत सारी चीजें लोग बटोर के रखे हुए हैं। इन पर्टिकुलर many communities have considered a river's source and its confluence with one or two other rivers to be sacred. ठीक है, क्या इन पर्टिकुलर, अगर आमतौर पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिन्होंने नदी के स्रोतों को
और ठीक है, या फिर जहां पे दो या दो से अधिक नदी आकर के मिलते हैं तो उनको भी पवित्र माना है। बच्चों, यहाँ पवित्र कहने का मतलब कि अभी आप जान रहे हैं जैसे कि महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ वहां हो रहा है जहाँ पे तीन नदियां आकर के मिलती हैं, और तीन नदियां आकर के मिलती हैं, और इसमें से दो नदी का नाम है गंगा, एंड दूसरा नदी का एक एक गंगा और यमुना। अब तीसरा नदी का आप कमेंट में बताइए कि उस तीसरे नदी का नाम क्या है, जो जहां जो आकर के मिल रही है, तो जहां पे कुंभ हो रहा है। ओके, अब आगे क्या है कि इन इंडिया न्यूमरस फेस्टिवल्स, सेरेमनीज एंड रिचुअल्स आर कंडक्टेड एट सच लोकेशंस। और नदी के किनारों पे बहुत सारे पर्व, त्योहार और रिचुअल्स यानी पूजा पाठ की चीजें की जाती हैं नदी के किनारों पे भी। बिकॉज प्लेन्स हैव अ जेंटल स्लोप, अब प्लेन्स का क्या है, जेंटल स्लोप है, रिवर्स नेविगेशन इज इजी, तो नदी जो है बहाव अपना रास्ता जो है बहुत आसानी से बना लेती है, एंड सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इसकी वजह से इस नदी के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी संभव हो सकते हैं, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स में। इन अर्लियर डेज, पुराने समय में, पीपल ऑल्सो यूज्ड रिवर्स एक्सटेंसिवली टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोगों ने जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ज्यादा नदी का इस्तेमाल किया। इवन टुडे देयर आर स्ट्रेचेस अलोंग द गंगा, अभी भी गंगा के आसपास में बहुत सारे ऐसे फैले हुए जगह हैं वेयर पीपल प्रेफर टू यूज बोट्स टू मूव अराउंड, जहां पे लोग नाव की मदद से एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करते हैं। और बच्चों, तो ये प्लेन्स का आगे ये आप देख सकते हैं, रिवर ट्रांसपोर्टेशन ऑन दी गंगा, लोग नाव की मदद से सामान उतार रहे हैं, और कुछ लोग सामान चढ़ा भी रहे होंगे। बच्चे भी स्कूल जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बगल में शहर भी बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे में, तो ये भी इस इमेज में बताया गया है। फर्दर इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द थ्री मेन लैंड फॉर्म्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने तीन लैंड फॉर्म्स को बारे में जाना। बट इट्स सर्फेसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन इन सारे लैंडफॉर्म्स की जो सतह है, जैसे हम लोग माउंटेन्स, वो हिली हो गया, पहाड़ी है, सेकंड वाज प्लेट्यूज, हिल पहाड़ों से थोड़ी छोटे हैं, और फिर प्लेन्स, इन सबके जो सर्फेसेस है वो सब अलग अलग है। एंड एक्सपर्ट्स ऑफन डिफाइन अ फ्यू मोर लैंडफॉर्म्स, इनके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ सब जो हैं, वो लोग और भी लैंडफॉर्म्स बताते हैं। वन सच लैंडफॉर्म इज द डेजर्ट, उसमें से एक लैंडफॉर्म है डेजर्ट, जिसे हम लोग रेगिस्तान कहते हैं। Deserts are considered to be large and dry expanses with very little precipitation. ये तो डेजर्ट वो क्षेत्र है जो बहुत ही बड़ा है और सूखा हुआ है, दूर दूर तक सूखा हुआ है, और वहां पे बारिश की मात्रा बहुत ही कम है, ठीक है, वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, भारत में बारिश की मात्रा बहुत ही कम है। देयर फ्लोरा एंड फाउना आर ऑल्सो यूनिक, वहां के जो फूल पौधे पाए जाते हैं और वहां पे जो जानवर पाए जाते हैं वो भी बहुत ही अलग है, ऑल्सो यूनिक। सम डेजर्ट्स आर हॉट लाइक द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, कुछ डेजर्ट्स बहुत गर्म ही है, जैसे सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, और द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और भारतीय उपमहाद्वीप पे पाए जाने वाला जो थार डेजर्ट है राजस्थान में, तो ये सब क्या है, हॉट डेजर्ट हो गए। अदर्स आर कोल्ड लाइक द गोबी डेजर्ट इन एशिया, और कुछ डेजर्ट जो है वो बहुत ही ठंडे हैं क्योंकि वहां पे दूर दूर तक से बर्फ ही बर्फ है, जैसे एशिया में पाया जाने वाला गोबी डेजर्ट। सम एक्सपर्ट्स आल्सो डिस्क्राइब द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट एज अ डेजर्ट, और कुछ विशेषज्ञ एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को भी डेजर्ट के रूप में मानते हैं। डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशंस, अब हार्श कहने का मतलब कि बहुत ही कठिन, मुश्किल रहने की कंडीशन में, कहते हैं व्यवस्था में, ह्यूमंस हैव अडॉप्टेड टू मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स, इंसान जो है अधिकतर डेजर्ट में रहने लग गए हैं। अब जो कहने का मतलब अडॉप्टेड करने वाला कि अपने आप को उन्होंने ढाल लिया है वो उस डेजर्ट में रह सके। इन इंडिया कम्युनिटीज लिविंग इन द थार डेजर्ट और माइग्रेटिंग थ्रू इट, तो भारत में जो कम्युनिटीज थार डेजर्ट में रह रहे हैं या फिर जो वहां से उठ करके गए हैं, जो दूसरी जगह पे चले गए, होल्ड रिच कल्चरल ट्रेडिशंस, तो उस जगह पे रहने वालों का जो ट्रेडिशन जो है बहुत ही ज्यादा रिच रहा है, बहुत ही अलग रहा, अनोखा रहा है। सच एज फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स, ठीक है, फोक सॉन्ग्स उन लोगों की अपनी एक पारंपरिक गीत भी रही है, और लेजेंड्स बहुत सारी अपने लोक नायक भी रहे हैं, बहुत कहानी भी रहे हैं रिलेटेड टू द डेजर्ट, उन रेगिस्तानों से उनसे रिलेटेड है। The diverse ways in which humans have made all landforms their home is a testimony to our adaptability and resilience. Okay, diverse ways, जिस तरीके से, जितने सारे तरीके से इंसान जो है हर तरीके के लैंड फॉर्म में रहने लग गए हैं, और टेस्टिमोनी कहने का मतलब कि गवाही है कि हर जगह पे अब इंसान पाए जाते हैं, चाहे वह अंटार्कटिका का डिजर्ट हो, कोल्ड डिजर्ट हो, या फिर सहारा का हॉट डिजर्ट हो, या फिर ये कहें कि हिली रीजन, माउंटेनियस रीजन, चाहे वो हिमालय की पहाड़ियां हो या फिर एंडीज की पहाड़ियां हो, तो सब जगह इंसान अब रहते भी हैं। तो ये गवाही बन चुकी है अभी के समय में एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस के लिए। और रेजिलियंस का मतलब क्या, द कैपेसिटी टू मीट चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज, किसी भी तरीके की चुनौती और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता रखना। ओके, हियर आर 5 टीनाइज ऑफ एंशिएंट तमिल संगम पोएट्री, तमिल संगम पोएट्री की कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, इसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत आता है तो वो
जेके ऑनलाइन क्लासेस, उसको आपको कमेंट बॉक्स में, आप अपने प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसे आपको सॉल्व करके जेके ऑनलाइन क्लासेस देगा। ओके बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। किसी तरीके का कोई दिक्कत आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। और जेके ऑनलाइन क्लासेस से अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 को कवर किया है, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। इट इज द चैप्टर 3 ऑफ द सोशल साइंस बुक ऑफ क्लास 6। ओके, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, एंड कोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।